से नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस का टेस्ट नंबर 11। इससे पहले हमने 10 टेस्ट देख लिया, 10 टेस्ट हमने अपलोड कर दिया है उस मेरे चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। ये जो 11वें नंबर का टेस्ट है, ये फुल टेस्ट 4 है ये, और ये समसामयिकी इसमें जुलाई 2025 का है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है धार्मिक शिक्षक है और उसका संबद्ध स्थान कहाँ। तो रामानुजाचार्य कहाँ के थे, और ज्ञानदेव, लाल शाहबाज कलंदर और बसवन्ना कहाँ के थे, तो इसके बारे में बताना है आपको। तो सबसे पहले बसवन्ना के बारे में बात करेंगे। तो बसवन्ना जो थे कर्नाटक के थे। लाल शाहबाज कलंदर जो थे ये सिंध प्रांत के, सिंध के थे। ठीक है, 2 हो गया। ज्ञानदेव कहाँ पे थे, तो ज्ञान जो थे वो महाराष्ट्र के थे, ज्ञानदेव। ठीक है, 1 हो गया। रामानुजाचार्य तमिलनाडु के थे, 4 हो गया। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, डी वाला जो आंसर है इसका यही सही है। अगला है निम्नलिखित जनजातियों पर विचार करना है। जनजाति है और राज्य है, कौन सा सुमेलित है बताना है। तो राजी जनजाति कहाँ पे है, तो राजी जनजाति जो है आपकी सुमेलित पूछा है। तो राजी जनजाति जो है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, राजी। बिरहोर जो झारखंड में है, तो बिरहोर झारखंड में है। मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में है भी। ठीक है, टोटा जनजाति केरल में नहीं है। टोटा जो है जनजाति तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। टोटा तमिलनाडु में है, तो चौथा गलत है। इसका जो है 1 2 3 बी वाला आंसर सही है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आयोग है और गवर्नर के काल का, किस गवर्नर के समय आया था। तो रैले आयोग था, सैडलर आयोग है, इचकैप आयोग है, लिंडसे आयोग है। तो रैले कमीशन जो था ये लॉर्ड कर्जन के समय रैले कमीशन बना था, याद रखिएगा। तो 1 हो गया इसका। फिर सैडलर आयोग था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय, जो सैडलर आयोग बना था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। इंच कैप आयोग जो था, इंच कैप आयोग जो था ये लॉर्ड रीडिंग के समय बना था। और लिंडसे आयोग था लॉर्ड इरविन के समय, लिंडसे लॉर्ड इरविन के समय बना था। तो इसका है 1 4 2 3, 1 4 2 3, इसका डी वाला जो उत्तर है यही सही है, डी वाला उत्तर। अगला है निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित है। तो कौन सी ज्वालामुखी जो है एंडीज पर्वत में है, तो उजसे डेल सलाडो, कोटोपैक्सी, लास्कर सरगे संगे। तो कौन सा है भाई ये पूछ रहा है। तो सभी जो है यहीं पे है, डी सही है। तो उजस डेल सलाडो, कोटापैक्सी, लास्कर और संगे जो है सब ज्वालामुखी जो है एंडीज पर्वत में है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पेट्रोलियम क्षेत्र है, देश है। तो वर्गन कहाँ है, तो वर्गन जो है कुवैत में सही है। एवरडीन जो है स्कॉटलैंड में है। मोसुल इराक में। ठीक है, गच सारण, गच सारण पेट्रोलियम क्षेत्र जो ईरान में है, ईरान। गच सारण ईरान में, सऊदी अरब में नहीं है। तो डी वाला इसका सही सुमेलित नहीं, बाकी सब सही सुमेलित है। अगला कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है किस पठार को। तो ओजार का पठार है, एडवर्ड जो पठार है, कम्बरलैंड पठार है, लॉरेंटियन पठार है। तो किस पठार को जाना जाता है कैनेडियन शील्ड के नाम से। तो कैनेडियन शील्ड के नाम से जाता है लॉरेंटियन पठार को, लॉरेंसियन पठार, डी आंसर सही है। लॉरेंसियन पठार को कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। अगला सूची 1 के सूची 2 से मिलाना, मैगजीन का उत्पादन क्षेत्र है और स्थिति है। तो राधा नंदनपुरम, सुंदर पहाड़ी, जमर पानी, बुनाई। तो कौन कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में जो मैग्नीशियम क्षेत्र है, मैग्नीज जो क्षेत्र है वो जमर पानी है, पिरोटी है और पूनिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में क्या है, जमर पानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 4 हो गया। और उड़ीसा की बात करते तो उड़ीसा में केंदुझार है, बुनाई है, गंगापुर है, कालाहांडी या भूतरा में मैग्नीज उत्पादन होता है। तो उड़ीसा में क्या आ जाएगा आपका, उड़ीसा में आपका बुनई आएगा। ठीक है, बुनाई। 2 हो गया। सुंदर पहाड़ी कहाँ पे भाई, तो सुंदर पहाड़ी कर्नाटक में है, इसको याद रखिएगा। 1 हो गया। और राधानंदपुर जो है आंध्र प्रदेश में है, 3 हो गया। तो 2 4 1 3 सही है, 2 4 1 3 इसका ए वाला जो उत्तर है यही वाला सही, ए वाला उत्तर ठीक है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, कर मादा शरीर में अंडोत्सर्ग या ओवल्यूशन के समय उत्तरदायी हार्मोन क्या है। तो जब अंडा में जब ओवल्यूशन होता है, जब अंडा जो है बाहर निकलता है, तो कौन सा हार्मोन उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो कूप उत्तेजक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है भाई वो, तो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन है, बी आंसर है। ल्यूटिनाइजिन हार्मोन है, बी आंसर सही है इसका। अगला है भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाओं और वाद का वर्णन किया गया है। यह भाग 4 अध्यायों में विभक्त, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं बताना है। तो जो भाग 12 है वो जो है वित्तीय संबंध संबंधित है। ठीक है, वित्त से संबंधित है। वित्त उसमें 4 अध्याय हैं, तो 4 अध्याय में कौन किस में है यही पूछ रहा है। तो पहला वाले में वित्त लिखा है, तो अध्याय 1 में वित्त के बारे में बताया है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद में अध्याय 2 में ऋण लेना। अध्याय 3 जो है इसका, भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम। तो भारत के भीतर जो है ये गड़बड़ दिया है ये, ठीक है। वो आर्टिकल 13 में है, भाग 13 में है ये वाला बात। तो अध्याय 3 में क्या है, तो अध्याय 3 में ये नहीं लिखा है, ये गलत है, ये भाग 13 में लिखा हुआ है। अध्याय 3 में जो है उसमें लिखा है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद। तो जो है संपत्ति है उसमें संविदाएं जुड़ा हुआ है, अधिकार और उसमें बाध्यताएं और वाद लिखा हुआ है 3 में, तो यही गड़बड़ है सी वाला। बाकी अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार दिया, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी वाला से गड़बड़ है, यही सही नहीं है, सी वाला। अगला है राइजो टोपी परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो राइजो टोपी परियोजना का उद्देश्य क्या है भाई, तो रेडियोधर्मी आइसोटोप का उत्पादन, गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगाना, दुर्लभ पौधों का संरक्षण और रेडियोधर्मी प्रदूषण में भूजल को सुरक्षित करना। तो गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगना राइजोटोपोज परियोजना का उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, बी आंसर सही है इसका, बी वाला। अगला क्वेश्चन है इसमें, साबुन तथा अपमार्जक में के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही जैव अपघटनीय हैं, तो नहीं जो है दोनों अजैव अपघटनीय गलत है। दोनों केवल मृदु जल में झाग देते हैं, तो ये भी गलत है। डी आंसर सही, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है इसमें, 11वां का। तो साबुन तथा अपमार्जक दोनों कपड़े की धुलाई में काम आते हैं, ये बात सही है। लेकिन जो कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के आयन घुले होने के कारण क्या होता है कि साबुन इससे जो संयोग करके सफेदी व चिकनी अवक्षेप बनाता है। इस कारण से यह कठोर जल में धुलाई के उपयुक्त नहीं माना जाता साबुन का। तो कठोर पानी में धुलने के लिए हमको अपमार्जक का यूज करना पड़ता है। अपमार्जक जो होता है कठोर जल में उपस्थित इन आयनों को संयोग करके अविलय अवक्षेप नहीं बनाता इससे, ठीक है। इसलिए कठोर जल में धुलाई के लिए डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है। साबुन जैव निम्नीकरण पदार्थ है, जो साबुन होता है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ है, इसलिए यह जो है नदियों में जाकर कोई प्रदूषण नहीं फैलाता है। जबकि जो अपमार्जक होता है जैव निम्नीकरण नहीं होता, जो अपमार्जक होता है जो सरफ होता है वो जैव निम्नीकरण नहीं है, इसलिए वो नदियों में जाकर प्रदूषण उत्पन्न करता है। और मृदु में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के आयन नहीं घुले होते, इसलिए इसमें साबुन झाग बनता है, जबकि डिटर्जेंट मृदु जल एवं कठोर जल दोनों में झाग बनाता है। समझ रहे बात को, तो लिखा दोनों को केवल मृदु जल में झाग बनाता है, ऐसा नहीं है। अपमार्जक जो है मृदु जल कठोर जल दोनों में झाग बनाता है, लेकिन जो साबुन होता है केवल मृदु जल में झाग बनाता है, कठोर जल में झाग नहीं बनाता, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही, ना तो एक सही ना तो 2 सही है। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की तरफ कर्व लगाना था। पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो पूर्व से पश्चिम जाना है हमको। तो लिखा है महाराजगंज है, पूर्व जाना है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, गलत है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, पीलीभीत। तो ये भी क्या, पहला क्या, ये जो है उत्तर प्रदेश में पूर्व से हमको पश्चिम जाना था। अच्छा, पश्चिम में पीलीभीत सही दिया है। महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, फिर श्रावस्ती आता है, फिर पीलीभीत आता है। सबसे पूर्व महाराजगंज है, फिर सिद्धार्थनगर आता है, फिर श्रावस्ती, फिर पीलीभीत। पहला ही सही दिया है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम जाना है हमको, हम तो पश्चिम से पूर्व समझ रहे थे, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो यमुना नदी के तट पे कौन सा है भाई बताइए। तो कालपी, कन्नौज, इटावा, कौशाम्बी और कन्नौज, कौन है भाई। तो यमुना नदी तट पे जानते हैं क्या है, तो कन्नौज जो है गंगा नदी तट पे है, यार गंगा नदी के तट पे है, गंगा, ठीक है। मतकालपी, कौशाम्बी, उटावा जो है यमुना नदी के तट पे है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1, 2 और 3, सीन से 1, 2, 3 जो है गंगा नदी के तट पे हैं, सॉरी यमुना नदी के तट पे हैं। बाकी जो है कन्नौज जो है गंगा नदी तट पे है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हज्जाज के खिलाफ वहीद के अनुमति प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। तो हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त करके मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा था, पहला सही है। दूसरा है कि 811 और 12 में मोहम्मद बिन कासिम ने मकराना मार्ग से भारत का पर आक्रमण किया था, ठीक है। दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल एक ही सत्य है इसमें, ठीक है। समय से गड़बड़ आ रहा है, 711 से 12 ईस्वी था, 711 से 12 ईस्वी था, इसीलिए गलत हो गया है। इसी में 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान मार्ग पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था, केवल पहला सही है। ये 711-12 है, 711-12, ठीक है, ये आंसर सही है। अगला, उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिसके अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं। कितने ऐसे मंडल हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें 6 जिले शामिल हैं। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 3 है, ठीक है। 15वां का 20 सही है, 3 है। तो जैसे लखनऊ है, कानपुर और मेरठ, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इनमें जो है मंडलों की संख्या जो है 6, मंडलों में 6 जिले हैं। तो
3 है इसमें, ठीक है। लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 12 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कर्जन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने के मजाक उड़ाया था। तो क्या इसमें सही है बताना है? तो कर्जन ने डफरिन था, ये डफरिन बोला था, डफरिन। तो पहला सही है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा गलत है इसमें, डफरिन ये बोला था। ठीक, तो ये इसका 2 सही है, केवल एक ही सही है, केवल 2 सत्य है इसमें। कर्जन डफरिन बोला था भाई ये। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व कर मजाक उड़ाया था इसका। ये गलत है, तो केवल 2 सही है इसमें, तो इसका ए वाला से केवल 2 सही है। अगला, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्रता, स्वराज, प्रशासनिक में भारतीय की पर्याप्त भागीदारी, औपनिवेशिक स्वायत्ता। तो क्या था भाई इसमें? तो औपनिवेशिक स्वायत्ता इसमें चाहता था भारत। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक 2 दशकों में उदारवादियों का प्रभाव था। इनका मानना था कि अंग्रेज भारत के को शिक्षित बनाना चाहते हैं। जो मानव के वो मानते थे कि ब्रिटिश में भारत का संपर्क होना भारतीय के हित में, इसलिए औपनिवेशिक स्वायत्ता के पक्षधर थे। ठीक है, तो औपनिवेशिक स्वायत्ता चाहते थे वो लोग। ठीक। अगला है, तथाकथित कुशासन के आधार पर निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड ब्लेजली है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, हेस्टिंग है, हार्डिंग है। तो किसने ले लिया था कुशासन के देखिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, 20 चाहिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ने 1828 तक बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसने मद्रास के गवर्नर रहने के समय में माथे पर जाति चिन्ह लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेल्लार के सैनिकों ने 1806 में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और इसी ने क्या किया था कि कुशासन के आधार पर जो मैसूर के राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तब विलियम बेंटिंग था, बी आंसर सही है इसका। अगला है, अलबरूनी के संदर्भ में कथनों विचार करना है। अलबरूनी के बारे में, तो फारसी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि 80 अध्याय में विभक्त है। तो अरबी भाषा में लिखी गई है, फारसी में नहीं। किताब उल हिंद अरबी भाषा में है। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड के कार्यों का जो संस्कृत में अनुवाद किया था। दूसरा इसका सही है, तो बी वाला सत्य है इसका, पहला गलत है इसमें। अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखा था, फारसी भाषा में नहीं। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब खड़गपुर। तो भारत का सबसे पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, ये तो सही है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। 1847 में इसकी स्थापना थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से हुई थी। 1847 में ही बना था ये। अगला, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 18 वर्ष तक आयु की बाल विवाहों के लिए आइस हाउस की स्थापना की थी? बाल विधवाओं के लिए। तो किस समाज सुधारक ने 18 वर्ष की तक की बाल विधवाओं के लिए आइस हाउस का स्थापना करा? तो गंगाबाई हैं, पंडित रामाबाई हैं, बहन सुब्बा लक्ष्मी है और D.K. कर्वे हैं। तो किसने किया था ऐसा? तो बहन सुब्बा लक्ष्मी ने किया था। बहन सुब्बा लक्ष्मी ने 18 वर्ष तक की आयु की बाल विवाहों के लिए आइस हाउस की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संगठन दिया हुआ है, संस्था दी हुई है और संस्थापक दिया हुआ है। तो धर्मसभा के संस्थापक जो थे राधाकांत देव थे। ठीक है, राधाकांत देव तो पहला ही गड़बड़ हो गया इसमें। बाकी संगत सभा केशवानंद सेन, प्रार्थना समाज M.G. रनाड़े, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ये सब सुमेलित हैं। इसका पहला ही जो है धर्म सभा वो राधाकांत देव का है, इनका नहीं है। ठीक है, तो D इसका जो है ए आंसर सही है, ये वाला, बाकी सब सही है। ये गलत है, ए वाला, बाकी सब सही मिलान है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो राष्ट्रीय उद्यान है और स्थिति क्या सही नहीं है बताना है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में सही है। नाओरी घाटी असम में नहीं है, नाओरी घाटी जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में नाओरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। सिम्बाल बारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। तो कालेसर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, कालेसर हरियाणा में है, हरियाणा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहाड़ी है,
स्थिति कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो तुरा पहाड़ी मेघालय में, ठीक है, तुरा पहाड़ी मेघालय में है। पुष्पगिरी पहाड़ी तमिलनाडु दिया है मगर ये कर्नाटक में है। पुष्पगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है। नंदी हिल्स जो है कर्नाटक में है। तो इसका बी वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। बी आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा उसके निवास स्थान से संबंध नहीं है। सेमांग जो है मलेशिया में है, तो सेमांग जो है मलेशिया में सही है। सामी जनजाति जो इंडोनेशिया में बता रहा था, सामी जनजाति जो है उत्तरी जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस वाले क्षेत्र में कोला प्रायद्वीप पे पाई जाती है। कोला प्रायद्वीप। जूलू दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। नूबा जो दक्षिण सूडान में पाई जाती है। बी आंसर सही है, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सा मृदा कपास उत्पादन से संबंधित है। तो कौन सी मृदा जो है 26 नंबर कपास से संबंधित है। तो काली मिट्टी कपास से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों के नहीं। तो बताया थे आपको क्रैश कोर्स में कि 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 केवल जो है ओनली इंडियन के लिए प्राप्त है। तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है सभी का है, पहला ही नहीं है, ठीक है। धर्म की अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, बलात्कार, श्रम और अवैध मानव व्यापार से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो कह रहा है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो पहला इसका है, ये डी वाला जो है अल्पसंख्यक मतों के वर्गों का संरक्षण। तो 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। तो अल्पसंख्यकों का संबंधित जो है 29, 30 संबंधित है। तो केवल ये इंडियन को प्राप्त है, बाकी ये तीनों जो ऊपर ABC ये सभी को प्राप्त है, इंडियन हो या तो बाहरी हो, सबको प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में अभिहित हुआ था कि संविधान जनादेश पर अभिभावी होगा। किस बात में यह अभिहित हुआ कि संविधान जनादेश पर अभिभावी होगा। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, BR कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य, ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य, P रथिनम बनाम भारत संघ। तो किसमें हुआ था ये। तो मिनर्वा मिल्स और भारत संघ के बीच हुआ था। ए आंसर सही है, मिनर्वा मिल्स और भारत, किसी में ये हुआ था। ये नहीं है, बी है यार, ये नहीं है, जो बी है ये गलत है। पहला बी जो है BR कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य में, बी ऐसा चाहिए में ये हुआ था कि BR कपूर बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में यह अभिहित हुआ था कि संविधान जनादेश पर प्रभावी होगा। यह जयललिता मामले से संबंधित है, जयललिता मामले से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, जापान है, इटली है। तो कहाँ पे संघीय व्यवस्था है भाई। तो ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में नहीं है, इटली में नहीं है, ब्राजील में है। तो 1, 3 से डी वाला आंसर सही है इसका। तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना देश में सरकार का संघीय मॉडल अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन, जापान, इटली, नॉर्वे, स्पेन आदि में एकात्मक स्वरूप है। अगला तीसरा नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा से रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है। तो कौन से जो रामसर स्थल में तमिलनाडु में तवा है, काजूबेली पंछी अभ्यारण्य, नागी पंछी अभ्यारण्य है, नंजरायण पंछी अभ्यारण्य है। तो कौन सा है इसमें भाई। तो पहला तो तवा नहीं है इसमें, तो एक जहाँ है काट दीजिए उसको, तवा नहीं है। 2 है इसमें, काजूबेली पंछी अभ्यारण्य, और नागी पंचारण नहीं है। नागी पंचारण कहाँ है भाई। तो काजूबेली पंछी अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और नंजारायण जो है ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो 2 और 4 इसका सही आंसर है, बी आंसर सही, तमिलनाडु में है। बाकी सब ये नहीं। तवा जलाशय MP में, याद रखिएगा, तवा जो है MP में है, तवा MP में है। और नागी पंछी अभ्यारण्य जो है बिहार में, नागी जो है बिहार में है। तो इसका बी वाला आंसर जो है 2, 4 यही सही है, याद रखिए। अगला, प्रकाश की गति से तेज चलने वाली कण क्या कहते हैं। जो प्रकाश की गति से तेज कण चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई। तो फोटॉन कहते हैं, बोसॉन कहते हैं, टैकियन है, हैड्रॉन है। तो टैकियन चलते हैं, सी आंसर सही है। प्रकाश से अधिक वेग से टैकियन चलते हैं, जो कि काल्पनिक कणों को टैकियन कहा जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। सहकारिता या कोऑपरेटिव आंदोलन जो है भारत में किस क्षेत्र में जो है प्रारंभ हुआ था। तो कृषि विपणन में नहीं था, कृषि साख में संबंधित होता, उपभोक्ता सहकारिता नहीं था। बी आंसर, कृषि साख में भारत में सहकारिता जो आंदोलन है वो ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा था। साख मतलब क्रेडिट, कृषि किसान, जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट में, एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सबसे पहले चालू हुए थे। अगला क्वेश्चन है इसमें कि पूरा पाषाण काल के संबंध में निम्न कितना विचार करते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से पहले के बाद है पूरा पाषाण काल। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो नर्मदा घाटी के हथनोर ग्राम में मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले, तो पहला सही है।
भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव के निवास स्थलों के प्रमाण भी मिले, तो ये भी बात सही है। तीसरा, बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र में स्थित एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, सभी सही है। इसका डी आंसर है, तीनों ही सत्य है इसमें 33वें में। अगला क्वेश्चन है इसमें कि मगध के शासक बिंबिसार के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो मगध का शासक जो बिंबिसार था उसके बारे में क्या सही नहीं है वही बताना है। तो इसे अंग देश को जीतकर मगध में राज्य मिला था, हाँ अंग को जीता था और मगध में मिलाया। इसमें लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह किया था, तो ये जो है बेटी, चेटक की बहन थी, बेटी थी, चेटक की बहन बेटी थी, बेटी चेलना थी। तो शासक की चेटक की पुत्री चेलना के साथ अपना विवाह किया था, तो ये वाला गलत हो गया। बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत की सेवा में भेजा था, तो ये भी बात सही है। यह बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था, तो ये बात सही है। तो इसका बी वाला गड़बड़ है, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन ने पुत्री से शादी किया था। और जो कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, उनकी बहन महाकोशिला के साथ इसने विवाह किया था, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन के साथ विवाह किया था इसने। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंततः भारत के सोने चांदी के दलदल में दफन हो जाता है। तो विश्व के प्रत्येक निम्नलिखित में किसने कहा था कि विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंततः भारत के सोना चांदी के दलदल में दफन हो जाता है? तो फादर स्टीफेन, राल्फ फिंच, मिल्ड्रेन हॉल और वर्नियर। तो किसने ये बात बोली थी? तो वर्नियर ने बोली थी, डी आंसर है, वर्नियर ने बात कहा था। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है कि कौन कौन सी नदियां चापाकार डेल्टा बनाती हैं? तो चापाकार नदी डेल्टा बनाने में गंगा नदी, राइन नदी, वांगो नदी, नाइजर नदी, इरावदी नदी आदि जो है डेल्टा इनका चापाकार डेल्टा है। और जबकि सीन नदी, ओब नदी, बिचुला नदी यह ज्वारनदमुख डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन होगा? तो सीन नदी जो है आपका ज्वारनदमुख बनाती है, ओब नदी क्या बनाती है? ये भी ज्वारनदमुख बनाती है। तो राइन नदी और वांगो नदी जो है ये डेल्टा बनाती है। 2 और 4 इसका सही है, ए वाला आंसर इसका ठीक है। तो डेल्टा बनाती है कौन सी? गंगा नदी, राइन नदी, वांगो नदी, नाइजर नदी, इरावदी नदी। इस तरह से मुख्य जो नदियां ये लोग डेल्टा बनाती हैं, बाकी जो है डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 38 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के बीच भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है। दूसरा, संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। तो कौन सा इसमें कथन सही है बताना है आपको। तो संविधान के भाग 13 में भारत के राज्यों क्षेत्र के बीच व्यापार वाणिज्य का समागम का उल्लेख, बात सही है। अगला, संविधान के भाग 14 के अंदर अध्याय 1 में लोक सेवा आयोग के बारे में बात किया गया है। तो भाग 1 में, अध्याय 1 में जो है सेवाएं, केवल सेवाएं। और संविधान के 14 के अध्याय 2 में क्या है? संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 में ये लिखा गया है लोक सेवा आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग कौन से? तो दोनों में से केवल एक सही है, ए वाला, बाकी गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है, एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार के स्रोत कौन से हैं? तो इस अधिकार के जो स्रोत हैं वो कौन से हैं इसमें बताना है आपको। तो अनुच्छेद 14 से 16, अनुच्छेद 14 से 20, अनुच्छेद 14 से 21, अनुच्छेद 21 से 37, कौन इसमें है भाई? तो अनुच्छेद जो 14 से है 21 के बीच में है, सी आंसर सही है। तो जो उच्चतम न्यायालय ने 3 जजों की पीठ ने निर्णय दिया कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार है, एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है, और इसका स्रोत अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें शामिल है। ठीक है, अगला है इसमें, इसके अगला 35 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान भारत में शुरू की गई 2 प्रमुख फसलें थीं। तो मुगल काल के दौरान शुरू की गई जो 2 फसलें भारत में थीं वो कौन सी थी? तो बाजरा और मूंगफली नहीं था, आलू और सरसों भी नहीं था, तंबाकू और मक्का थी। सी आंसर से तंबाकू और मक्का थी। भारतीय किसान ने बड़ी संख्या में गैर खाद्य फसलों उगाई थी, जिसमें 17वीं शताब्दी की 2 प्रमुख फसलों में तंबाकू और मक्का शुरू हुआ था। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निकेल धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, तो पहला सही है। दूसरा है कि लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थिति है, तो ये भी बात सही है। लहसुन में जो गंध कारण उसमें पोटेशियम की उपस्थिति है। रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से किया जाता है।
ठीक है, तो कह रहा है कौन सा सत्य है इसमें? तो सभी कथन सत्य हैं, सी वाला इसका आंसर सही है, सभी कथन सही है इसके। अगला है 41वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसकी मांगा जाए? 85 है, 71 है, 78, 53। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है बताइए? तो सी है, 78 में कहा गया है। जो अनुच्छेद 78 में कहा गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। अगला है, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किस सूबेदार ने की थी? तो हैदराबाद में किसने की? तो चिनकलीज सादतुल्लाह खां, सादत खां, चिनकलीज खां, अली मोहम्मद खां। तो किसने की थी? तो चिनकलीज खां ने की थी। सी आंसर चाहिए, चिनकलीज खां ने हैदराबाद को आसफ जाही वंश की स्थापना की थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिनकलीज खां था। ठीक है, सादत खां ने 1722 में स्वायत्त अवध राज्य की स्थापना की थी। सादत खां ने अवध की स्थापना की थी। सादतुल्लाह खां ने 1720 में कर्नाटक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी आरकाट थी। और अली मोहम्मद खां ने बीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खां ने बरेली की एक छोटी सी जागीर का विस्तार कर रोहिलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो रोहिलखंड की स्थापना की थी अली मोहम्मद खां ने। कथन कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन है इसमें कि प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी नदी अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग साल भर बहती है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी नदी अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग साल भर बहती है। कारण है कि इसकी ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून और निम्न क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से पानी इसको मिलता है। तो कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है, कौन सा बात सही है इसमें? तो दोनों ही कथन सही है इसका, आंसर सही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी नदी अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगातार बहती रहती है, लगभग वर्ष भर बहती रहती है। तो कारण इसका यह कि ऊपरी जल ग्रहण जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से मिलता है और निम्न क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से इसमें वर्षा मिलती है। तो दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या कर रहा है। इसी वजह से यह लगातार बहती रहती है 12 महीने। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी से आपका क्या तात्पर्य है? तो फ्लोटिंग ऑफ करेंसी से आपका तात्पर्य क्या है, इसी को बताना है। तो सरकार द्वारा मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करना नहीं, किसी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना फ्लोटिंग ऑफ करेंसी होता है। बी आंसर इसका सही है। किसी मुद्रा को उसके मूल्य भाव को बाजार के मूल्य पे स्वतंत्र छोड़ देना, बाजार के हिसाब से अगर उतार चढ़ाव होता रहेगा उसको फ्लोटिंग मुद्रा कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, नामचा बरवा है, केटू है, नंगा पर्वत है। तो सब इसमें सबसे बड़ा जो है कौन है? केटू है। ठीक है, केटू की ऊंचाई जो है 8,611 किलोमीटर है, जिसको गार्डविन आस्टिंग भी कहते हैं। कंचनजंगा 8,597, नंगा पर्वत 8,126 और नामचा पर्वत 7,756 है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं होती? किस जिले की सीमा जो है हरियाणा से स्पर्श नहीं होती है? तो बागपत है, सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर है और मथुरा है। तो किसकी नहीं होती? तो आप सिंपल इसको आराम से लगा सकते हैं, किसकी नहीं होती है बताइए। तो हरियाणा राज्य से लगने वाले जो उत्तर प्रदेश के जिले में सहारनपुर आता है, शामली है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, मुजफ्फरनगर उसकी सीमा नहीं लगती है। सी आंसर से मुजफ्फरनगर उत्तराखंड से स्पर्श करता है। मुजफ्फरनगर उत्तराखंड से स्पर्श करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा है? तो बुंदेलखंड की काली मृदा को राढ़ कहते हैं, भूड़ है, राकड़ है, करेल है। तो बुंदेलखंड में क्या कहते हैं उसको बताइए? तो करेल मिट्टी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो काली मिट्टी है उसको करेल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, करेल, कपास या रेंगुर मृदा आदि कहते हैं इसको, मगर उत्तर प्रदेश में करेल कहते हैं उसको। पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः होता है तो बड़ी आंत में, अमाशय में, छोटी आंत में, अग्नाशय में। तो किसमें होता है पोषक तत्वों का? तो छोटी आंत में होता है पोषक तत्वों का अवशोषण। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना बताना क्या सही? केंद्र है और उद्योग है। तो कासाब्लांका, साओ पोलो, कोपेनहेगन और ओटावा। तो केंद्र है और उद्योग बताना है कहाँ पे। तो कासाब्लांका किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो कासाब्लांका आपका रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साओ पोलो जो है वो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, साओ पोलो। कोपेनहेगन जो है, कोपेनहेगन डेयरी के लिए प्रसिद्ध है, कोपेनहेगन डेयरी के लिए है। ओटावा कागज के लिए है। ठीक है, 3, 2, 1, 4 सही है इसका, 3, 2, 1, 4 बी वाला जो उत्तर है इसका सही है, 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। विषय है और सूची है। तो बैंकिंग को समवर्ती सूची में रखा गया है, पुलिस को राज्य सूची में और पथकर को संघ की सूची में। तो कौन सा जो है उपरोक्त में से कितने युग में सुमेलित है ये बताना है। तो बैंकिंग जो है ये जो है संघ सूची में, ये गलत हो गया, बैंकिंग संघ सूची में, याद रखिएगा। ठीक है, पथकर जो है राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो केवल 2 इसमें सही है, केवल एक ही इसमें सही है, ए आंसर सही है, केवल एक ही सत्य है। जो पुलिस है वो जो है
राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से जोड़ना, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर देना, समान कार्य के लिए समान वेतन, गोवध पर प्रतिबंध। समाजवाद जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेगा, ठीक है, और जो है यही है, ठीक है। 3 है इसमें शामिल, और बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर जो देगा वो भी जो है इसी में आएगा समाज में, ठीक है। सी आंसर सही है। बाकी गोवध जो आता है गांधीवादी सिद्धांत में आता है, गाय बछड़ा और दुधारू पशुओं की बलि से रोक है। और उदारवादी में बौद्धिक सिद्धांत आते हैं, पशुपालन और आधुनिक प्रणालियों का यूज करना जो है ये भी आपका उसी में आ जाएगा, और गांधीवादी में। तो बात सही है, ठीक है। तो 2-3 इसका सही है, सी वाला आंसर सही है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित संगठन था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उन्होंने बम्बई एसोसिएशन, लंदन इंडियन कमेटी और लंदन इंडियन सोसाइटी। तो किसकी स्थापना उन्होंने की थी? तो जो बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इन्होंने इसकी रचना की थी। बॉम्बे एसोसिएशन की रचना इन्होंने की थी। लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना इन्होंने की थी, बाकी लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 1, 2, 4 इसका सही है, सी वाला जो उत्तर है सही है, याद रखिएगा। लंदन इंडियन जो सोसाइटी की स्थापना 1862 में लंदन में पुरुषोत्तम दास मधुलियार ने की थी। पुरुषोत्तम दास मधुलियार, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का विरोध करते हुए आत्महत्या तथा स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध बताया था? तो सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या तथा स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध बताया था। तो मेधातिथि, याज्ञवल्क्य, जीवक, इनमें से कोई नहीं था। किसने बात बोली थी? तो मेधातिथि ने बताया था। तो मध्यकालीन टीकाकार मेधातिथि ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया और आत्महत्या की संज्ञा दी स्त्रियों के लिए, और इसको निषिद्ध बताया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2006 से प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाला संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो संगीत रत्न पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अयोध्या प्रसाद, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जो उसमें याद में इसको दिया जाता है प्रतिवर्ष संगीत रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि मैग्रो पौधे में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल, चुमकांग मूल। तो क्या पाया जाता है इसमें? कौन सा मूल का पाया जाता है इसमें? तो चुमकांग मूल पाया जाता है इसमें, श्वसन मूल पाया जाता है, श्वसन मूल पाया जाता है, ठीक है, श्वसन मूल। मैग्रो पौधे में श्वसन मूल पाई जाती है। देखिए पानी में डूबता है तो फिर जड़ इसी बाहर निकल के सांस लेने के लिए बाहर निकलती है, ऐसे धंसा रहता है पानी में, यहाँ से भी कुछ उठता रहता है मगर सांस लेने के लिए बाहर भी आता है, श्वसन मूल पाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी एक रिहंद नदी पर स्थित है? तो रिहंद नदी राजघाट है, शीतला है, ओबरा है, माता टीला है। तो ओबरा जो है रिहंद बांध पर अवस्थित है, सी आंसर है ओबरा, ठीक है, इसका सी आंसर सही है ओबरा। ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र जिले में है, रिहंद नदी पे। अगला वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता? तो लौह, तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम। तो इसमें कौन जो है नहीं पाया जाता है? तो इसमें क्रोमियम नहीं पाया जाता, ठीक है, लौह पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है? तो हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है। हस्तांतरण आय जो होती है, जैसे पेंशन हो गया और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है वो हो गया, ठीक है, विधवा पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, और जो भी भत्ते दिए जाते हैं, बेरोजगार भत्ता हो गया, कुछ भी भत्ता होता हो गया, ये सब जो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होते हैं। तो पहला सही है। बेरोजगार भत्ता एक प्रकार का हस्तांतरण, तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं, सी आंसर सही है। तो भत्ता, पेंशन, ये सब जो चीज़ें हैं ये जो है हस्तांतरण में आते हैं, जैसे निवृत्ति पेंशन हो गया, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, उपहार, ये सब जो है इसमें शामिल नहीं होते। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्योटो प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कह रहा है बायोसेफ्टी से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना का अभियान जो अभिसमय है कि से अंतर संबंधित है। ये इस प्रोटोकॉल जो है 1997 में क्योटो में इसको अंग्रेजित किया गया था, इसको अपनाया गया था क्योटो में, जो जापान में क्योटो है वहाँ पे 2005 से लागू हुआ था, ठीक। तो पहला है गैस उत्सर्जन कमी। तो ये जो बायोसेफ्टी के लिए नहीं गलत है, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को दिसंबर 1977 में लागू किया गया था। तो नहीं भाई, 2005 में लागू किया गया था। इसको एक्सेप्ट किया गया था दिसंबर 1997 में, 1997 में एक्सेप्ट किया गया था, मगर इसको लागू 2005 में किया गया था। दोनों ही कथन गलत है इसमें, डी आंसर सही है, दोनों ही कथन गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज स्थित है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स कहाँ पे स्थित है भाई? लखनऊ दिया हुआ है आपको, चेन्नई है, पुणे है, नई दिल्ली है। तो कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, डी आंसर सही है।
नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज की स्थापना 1977 में हुई थी। अगला, रानी झांसी समुद्री पार्क राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। तो रानी झांसी समुद्री पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो कच्छ में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सी आंसर सही है, अंडमान निकोबार में है। अगला है क्या है? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा, सी आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेजन नदी तंत्र का भाग है? तो रियो ग्रांड निग्रो नदी, तो रियो निग्रो नदी, मेगडेलाना नदी, पटुमाओ नदी, जोस नदी। तो कौन सा है जो है अमेजन नदी का जो है तंत्र है? तो रियो निग्रो नदी है, पाटुमाओ नदी है, तापा जोशी नदी है। ये जो बीच वाला मैगडेलना नदी ये नहीं है, इसका जो बी वाला आंसर है यही सत्य है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आर्द्र भूमि दिवस जो 4 फरवरी दिया, 2 फरवरी को होता है, पहला गड़बड़ हो गया। विश्व कैंसर दिवस 3 फरवरी दिया है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को होता है, तो ये भी गलत हो गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को होता है, ये भी सही है। विश्व पुस्तकालय दिवस 20 मार्च को होता है, ये भी बात सही है। तो ये 2 को था, ये 4 को है, तो इसलिए दोनों ही गलत हो गया। तो 1 2 गलत है इसमें, सही नहीं है पूछा, तो 1 2 सही नहीं है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा में प्राप्त हुए हैं। कि सरा नाहर राय में हुए हैं, दमदमा में हुए, महदहा में हुए हैं, कि लगनाज में हुए हैं? तो काफी महत्वपूर्ण है ये, दमदमा में हुए हैं, 20 से। दमदमा जो है मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। इस समाधान में से 5 समाधान युग्म समाधान थे, और एक समाधान जो है 3 मानव एक ही में दफनाए गए थे। तो उसी में पूछ रहा, दमदमा है। ठीक है, दम दम मदा है, दमदमा नहीं, दम मदा है। अगला है कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? तो साहिबात उज जमानी की जो किसको दी थी? साहिबात उज जमानी को जहां आरा शाहजहां मुमताज ठीक है, 20 से सही है। तो साहिबात उज जमानी जहां आरा को उसने दिया था। तो जहांरा जो थी शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी थी, और औरंगजेब की बहन थी। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उल जमानी की उपाधि दावण की। तो बी आंसर इसका सही है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। विश्व मौसम संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि यह 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है, तो ये भी सही है पहला। भारत विश्व मौसम संगठन का सदस्य देश नहीं है, तो ये गलत है। भारत जो है इसका सदस्य है, तो ये आंसर सही है। ठीक है, भारत इसका सदस्य है भाई। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी 1873 ईस्वी में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था इसको। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत इसका सदस्य देश है, याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं को सशक्त करने का लक्षित किया गया। तो जो लैंगिक समानता के साथ महिला को सशक्त बनाने का जो गोल है किसमें है? तो हमने इसको बताया था आपको एसडीजी गोल में, कि लैंगिक समानता जो है 5 में है, 20 से 5 में लैंगिक समानता के बारे में बात की गई है। लैंगिक समानता के साथ महिला और लड़कियों को सशक्त बनाना। 6 में जो दिया गया है, 6 में है सभी के लिए स्वच्छ जल और सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। और 7 में है सस्ती और जो विश्वसनीय टिकाऊ जो आधुनिक ऊर्जा है। और 8वीं में सभी के लिए समावेशी और सतत विकास, रोजगार और सुनिश्चित करने और कार्य को बढ़ावा देना। अगला है 68 नंबर का, कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र तथा उसके नेता युग्म सही सुमेलित बताना था। बंबई में लोकमान्य तिलक ने चलाया था। ठीक है, दिल्ली में सर हैदर राजा नहीं थे। मद्रास में सी राजगोपालाचारी थे, तो ये सही है। तो 1 3 सही है, इसका सी वाला जो आंसर है यही सही है, 68वें का सी सही है। मद्रास में चिदम्बरम थे, राजगोपालाचारी नहीं है यार। पहला सही है कि बंबई में लोकमान्य तिलक थे, दिल्ली में कौन थे? सैयद हैदर राजा थे। मद्रास में सी राजगोपालाचारी थे, मद्रास में थे चिदम्बरम पिल्ले। यूपीएससी में पूछा था एक बार, चिदम्बर पिल्ले थे, पिल्ले, चिदम्बर पिल्ले थे। तो कितना हो गया? तो 1 2 इसका सही हो गया, ए वाला आंसर जो है इसका सही है। अगला है कि अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पे है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है लघु हिमालय के भाग है। ठीक है, लघु हिमालय के भाग है, सी आंसर इसका सही है, लघु हिमालय के भाग है। तो लघु हिमालय जो है हिमालय की पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर इत्यादि श्रेणियां हैं। लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह स्थित है, जिसे कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, सोनमर्ग जो है वहां पे है। उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार कहते हैं। मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली आदि मशहूर जो पर्यटन स्थल हैं लघु हिमालय में ही स्थित हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट और लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। याद रखिएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट है MBF है, वो क्या करता है? लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। तो लघु हिमालय है, याद रखना है इसको।
अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कथन है कि उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्ता प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो पहला ठीक है, प्रस्थानत्रयी में उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को आता है इसमें। ये वेदांत के सर्वपूर्ण प्रमुख ग्रंथ हैं, तो ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। बस ये दोनों ही कथन सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी है। काफी इंपॉर्टेंट है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता ये वेदांत की प्रस्थानत्रयी इनको कहा जाता है। अगला है कि मध्यकाल में राजस्व दर की तालिका, मध्यकाल में राजस्व दर की तालिका जिसका प्रयोग राजस्व आकलन में किया जाता था वो कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी? तो मध्यकाल में राजस्व दर की तालिका जिसका प्रयोग राजस्व आकलन में किया जाता क्या कहलाती थी? तो रेसाई, अलतमगा, दीह, तुयूल। तो मध्यकाल में राजस्व दर की तालिका को रेसाई कहते थे, रेसाई कहा जाता था इनको। अगला है 72 नंबर, वेंचर कैपिटल इंडस्ट्रीज के में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द यूनिकॉर्न का तात्पर्य क्या है? यूनिकॉर्न का तात्पर्य क्या है पूछ रहा है, यूनिकॉर्न। तो $1 बिलियन से अधिक वैल्यू के साथ निजी स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में प्रयुक्त होने वाला शब्द यूनिकॉर्न, $1 बिलियन से अधिक वैल्यू के साथ निजी स्टार्टअप जो होता है उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है। अगला, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना था। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है हमको। तो कौन सा सत्य नहीं है भाई? तो यह एक विधान परिषद, यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है। इसके सदस्य 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। तो 2/3 नहीं, 1/3 सदस्य हैं। 2/3 नहीं है, 1/3 है। आर्टिकल 169 के तहत इसका गठन होता है, तो गलत हो गया। इसके सदस्य का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। तो ये बात सही है, बी आंसर इसका सही है। यही सत्य नहीं है, बी वाला, बाकी सब सत्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैटिस आवास का उदाहरण नहीं है? तो लैंटिक मतलब रुका हुआ जल। तो कौन सा इसमें जो है लैंटिक आवास का उदाहरण नहीं? तो आर्द्र भूमि तो है, झील भी है, नदी नहीं है इसमें, बी आंसर। नदी इसमें जो है लोटिक का उदाहरण है, लोटिक नदी जो है लोटिक का उदाहरण है, याद रखिएगा। बी जो है लैटिक आवास में आ गया, स्थिर जल का आवास आता है, जैसे आर्द्र भूमि, जलाशय, तालाब, झील। लोटिक बहता जल आता है, जैसे नदी आती है, तो बहता जल को लोटिक कहते हैं। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो सम्मेलन, 4 हो गया। रियो +5 कहाँ पे हुआ था? रियो +10 कहाँ हुआ था? रियो +10 जोहान्सबर्ग में हुआ था, 3 हो गया। और रियो +5 कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ था, 2 हो गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जो मुख्यालय नैरोबी में है, 1 हो गया। 4 2 3 1 सही है इसका, 4 2 3 1 जो है बी वाला आंसर इसका सही है, 4 2 3 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के सम्मान एवं लोकप्रियता की पराकाष्ठा मान लिए थे? सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के सम्मान एवं लोकप्रियता की पराकाष्ठा को मान लिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन था, हरिपुर अधिवेशन, कराची, मद्रास। तो कौन सा अधिवेशन था वो? तो कराची अधिवेशन, तो सीन से कराची। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आता है? तो सबसे लास्ट में कौन आता है ये बताना है आपको। तो दयानंद सरस्वती पहले आते हैं, तुलसीदास भी पहले हैं, सबसे बाद में आते हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तुलसीदास 16वीं सदी में थे। ठीक है। राजा राममोहन 1772 से 1833 में, दयानंद सरस्वती 1824 से 1833 में, स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में थे। ठीक है। तो इसलिए डी आता है। अगला है, परासव्य तिरंगे परासव्य तिरंगे का प्रयोग कहाँ होता है? तो समुद्र की गहराई को मापने का पता लगाने के लिए, ठीक। मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ठीक। वायुयान को साफ करने के लिए, ठीक। तो सभी काम में आता है, डी आंसर से सभी के काम में आता है। तो 20,000 हर्ट्ज जिससे ऊपर की जितनी भी होती हैं अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को परासव्य तरंगे कहा जाता है। परासव्य तरंगे को मनुष्य के कान से सुना नहीं जा सकता। इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है। समुद्र की गहराई, घड़ियों के पुर्जों एवं वायुयान को साफ करने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क में ट्यूमर की खोज के लिए किया जाता है इसका यूज। ठीक है। डी आंसर सही है। अगला है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी, ये बात सही है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता था, तो ये भी बात सही है। दोनों ही सत्य हैं, सी आंसर सही है, दोनों ही सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य बताना है। तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, तो पहला सत्य है।
दूसरा पल्मोनरी सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, तो नहीं इसमें नहीं बताया, शुद्ध रक्त बहता है, तो केवल दूसरा वाला गलत है, याद रखिएगा। तो दिया इसमें कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो वाली रक्तवाहिनी को सिरा कहते हैं। तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है वो सिरा कहा जाता है। और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी सिरा इसका अपवाद है। पल्मोनरी सिरा फेफड़े के बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाती है, इसे शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो पल्मोनरी सिरा भी एक सिरा है, मगर ये अपवाद है, समझ रहे हैं, अपवाद है। इसमें स्वच्छ जो रक्त इसमें बहता है, क्योंकि ये जो है पल्मोनरी सिरा फेफड़े के बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाती है। अगला है कि एक्सोप्लैथेमिया रोग है। तो एक्सोप्लैथेमिया रोग क्या है? तो आंखों के राड और कोन्स को समाप्त हो जाता है, नहीं। कार्निया खराब होता है, नहीं। आंख फूलकर नेत्रकोटर से बाहर निकल आती है, तो सी सही है इसका, आंख फूलकर नेत्रकोटर से बाहर निकल जाती है। अगला है 82 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जिन विलयनों का पीएच जो 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। तो जिन विलयन का पीएच जो 7 से कम होता है, जैसे पीएच यहाँ पे है ये 7 है, 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो पहला सही है, पहला इसका सही है। जिन विलयनों का पीएच 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय होता है, भी सही है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, ये भी सही है। तो सभी सही है इसमें। असत्य चुनना तो इसमें से कोई असत्य नहीं है, सब सत्य है इसमें, डी आंसर सही है इसका 82 में का। अगला है निम्नलिखित तरंगों को उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यक्त करना है और विकल्प सही विकल्प चुनना है। तो बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य, तो जिनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी उनकी आवृत्ति जो होगी कम होगी, ठीक है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है बताइए? तो गामा किरण की सबसे अधिक होती है, तो उसका लैम्डा सबसे कम होगा, समझ रहे हैं। तो सबसे अधिक जो इसमें क्या लिखा है कि तरंग दैर्ध्य के रूप में, बढ़ते तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जो होगा एक्सरे होगा, ठीक है। एक्सरे सबसे कम ज्यादा आवृत्ति की होती है, फिर गामा किरण होगा, फिर दृश्य प्रकाश होगा, ठीक है। तो 83 का कौन सा होगा? एक्सरे, परावैंगनी किरण और दृश्य प्रकाश। तो ये जो है सी वाला इसका सही है। सबसे पहले होगा आपका, बता देता हूं मैं, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है गामा की, फिर आता है एक्सरे आता है, ठीक है, फिर आता है परावैंगनी, फिर आता है दृश्य प्रकाश, फिर आता है आपका अवरक्त, फिर आपका रेडियो। तो रेडियो का सबसे जो है ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, रेडियो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार के संबंध में किसने कहा था कि यह देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? किसने कहा था यह देश की सरकार जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? तो इसको सरदार पटेल ने नहीं कहा था, जिन्ना भी नहीं कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, सी आंसर सही है। तो कैबिनेट मिशन जो आया था 24 अगस्त 1946 को, प्रथम जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठन की गई थी। तो मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई थी। तो इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि एक देश की सरकार है जो 2 राष्ट्र चला रहे हैं, ये बात बोली थी। अगला है महाजनपद है, राजधानी है, कौन सुमेलित नहीं है? तो अंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा है, ठीक है। चेदी की राजधानी दे दिया है, सुक्तमती होता है, ठीक है, ये भी सही है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। बज्जी की राजधानी कौशाम्बी नहीं थी, ठीक है। वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। बज्जी की राजधानी जो थी वो वैशाली थी, बज्जी की वैशाली थी, वैशाली, ठीक है। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी, वत्स। तो डी वाला इसका गड़बड़ है, बाकी सब सही है इसमें। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है बताना है। तो लेडो जेस्कोटियर आरजीओ यूरोप की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। तो भाई जब इतना टेढ़ा टाउट क्वेश्चन दे तो उसको सही मान लेना उचित होगा आपके लिए। तो सही यही है, यह रूस में अवस्थित है। तो लेडो जेस्कोटे ओजीरो यूरोप की सबसे मीठी पानी की बड़ी झील है, तो सही है, ये रूस में अवस्थित है। दोनों ही कथन सही है इसके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुलकों में से किस एक को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है भाई? तो पॉलीएथिलीन को नहीं, टेफ्लॉन को जाना जाता है, बी आंसर टेफ्लॉन को जाना जाता है, ठीक है। तो टेफ्लॉन जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जाना जाता है। टेफ्लॉन जो है उपयोग नॉनस्टिक बर्तनों को बनाने में किया जाता है। अगला है ना फायर प्लास्टिक क्ले। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो नॉन फायर प्लास्टिक क्ले जो है मकरी एवं खोह क्षेत्र मिर्जापुर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर, भीखमपुर क्षेत्र ललितपुर, कजराहट क्षेत्र सोनभद्र। तो कहाँ पाया जाता है भाई? तो ये मकरी एवं खोह जो क्षेत्र होता है तो वो जो है मिर्जापुर में है, ये आंसर सही है, याद रखिएगा। तो बांसी, मकरी एवं खोह क्षेत्र में नॉन फायर प्लास्टिक पाया जाता है। सोनराई क्षेत्र जो ललितपुर का, वहाँ सोनारी तांबा जैसे सोना होता है, तो सोनाराई में तांबा जैसे पाया जाता है, ठीक है। भीखमपुर क्षेत्र ललितपुर में, भीखपुर में सोना पाया जाता है। कजराहट जो है सोनभद्र में डोलोमाइट पाया जाता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत के पृथक कर दिया जाए तो यह विश्व का किस क्रम का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बनेगा?
तो पांचवा, दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा राष्ट्र बन जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, सबसे अधिक चीन में, फिर भारत में, फिर संयुक्त अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा अगर उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया जाए तो। 90 है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, उत्तर प्रदेश उर्दू द्वितीय भाषा घोषित करना। तो उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी भाषा विभाग की स्थापना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में, और उर्दू को जो भाषा दिया था 1989 में दिया गया था। सबसे बाद में आएगा 4, आपका सबसे बाद में 4 आया है, बी आंसर चाहिए इसका। ठीक है, सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद 3, मतलब 2 फिर 3, फिर आएगा आपका 1, 2 3 फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, तो मिला लीजिएगा, डेट लिखा हुआ सही से, इसका बी आंसर ही सत्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संबंध में सत्य है? तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना के जो कोष है उसके बारे में क्या सही है बताना है आपको। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2015 में इसका गठन किया गया था, इसको प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, पहला सही है। दूसरा है, यह देश को अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। दोनों ही कथन सत्य है, इसमें डी आंसर सही है। तो यह देश को अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है, दोनों ही कथन सही है इसमें। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है? पूर्वोत्तर में सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर किस में है भाई, बताना है आपको। तो त्रिपुरा है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है। तो मिजोरम में सर्वाधिक है, डी सही। मिजोरम में जो है 94% का। भारत का जो है सबसे अधिक जो राज्य है वो केरल है 94%, फिर आता है 91.3% मिजोरम आता है, फिर त्रिपुरा आता है 87%, फिर असम आता है 72%, और अरुणाचल प्रदेश आता है 65%। देख लीजिए, तो 91% इसी का है, तो मिजोरम का है, तो डी आंसर सही, मिजोरम। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या है। तो सूची 1 में कहता है कि सूची 2 है, सूची 1, ध्रुव तारा जोशी, काले खां, उस्ताद बिलायत खां और जोधे खां किन किन घरानों से संबंधित है, इसको बताना है। कौन जो है किस घराने से संबंधित है? तो ध्रुव तारा जो है लखनऊ घराने से संबंधित है, 3 हो गया। काले खां जो है वो अतरौली घराना से संबंधित है, भी सही है। उस्ताद बिलायत खां किससे संबंधित है? तो इटावा घराने से संबंधित है। और जोधे खां किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ घराने से संबंधित है। ठीक है, 3 2 1 4 सही है इसका, 3 2 1 4, इसका डी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्य वित्तीय निगम लघु एवं माध्यम उद्योग के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम एमएसएमई के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कानपुर में हुई थी, बी आंसर सही है, 94 नंबर का कानपुर में हुई थी, याद रखिएगा। अगला इसमें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, ये बताना है आपको। तो 2009 में, 2011 में, 2007 में, 2010 में। तो सितंबर 2009 में हुई थी, ये आंसर सही है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना जो है 2009 में की गई थी। इसके अंतर्गत कुल 774 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को हाथी रिजर्व बनाया गया था। तराई एवं शिवालिक के गिर पदों में पाया जाता है ये क्षेत्र। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक की सीमा गोरखपुर से नहीं मिलती है? गोरखपुर से नहीं मिलती है, तो महाराजगंज है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, आजमगढ़ है। तो किसकी नहीं मिलती है आपको बताना है यही। तो बस्ती की आजमगढ़ से नहीं मिलती, 20 से बस्ती की जिले की सीमा जो गोरखपुर जनपद से नहीं मिलती है, बाकी महाराजगंज की मिलती है, संत कबीर नगर, आजमगढ़ की मिलती है। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का पर्व किस ऋषि के संबंधित है? गुरु पूर्णिमा तो भृगु ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, व्यास हैं, दुर्वासा हैं। किस ऋषि में मनाया जाता है भाई? तो व्यास ऋषि हैं, सी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा है व्यास ऋषि से समर्पित है। माना जाता है कि आषाढ़ की माह की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता कृष्ण दयापन व्यास ऋषि का जन्म हुआ था, और वे वेद ही चारों वेदों के प्रख्यात व्याख्याता थे। ठीक है, इसलिए उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी गई है, जिन्हें के कारण दिन में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, दिन छुट्टी होती है। अगला है, निम्नलिखित में विचार करना है, इनमें से कौन से अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? तो राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करने वाला जो इसमें है 249 है। ठीक है, और जो है 312 है। ठीक है, 249 312, 109 नहीं है, ये तो धन विधेयक के बारे में, 110 जो है धन विधेयक के बारे में है। तो 1 और 3 है इसका, तो सी आंसर सही है, 1 3 सही है इसमें। ठीक है, 1 3 सही है। तो 249 में लिखा है कि इसके अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने के लिए अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं सृजन करने का अधिकार है। ठीक है, तो राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत जो है राज्य सूची में वर्णित विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का काम कर सकती है, और अनुच्छेद 312 के तहत में नई जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो है राज्यसभा जो है उसका नई जो अखिल भारतीय सेवा उसको बनवा सकती है।
अभिकथन का कथन कारण वाला क्वेश्चन है, 99 नंबर का कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, तो मौद्रिक नीति का जो प्रभाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, ये सही है। कारण है कि मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है, तो दोनों ही कथन सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। मुद्रा बाजार यानी वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से होता है, तो ए आंसर सही है इसका। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तब सूची 1 है सूची 2 है, तो क्लोरोमाइसेटिन है, क्रिस्टल वायलेट है, काला खंज है, न्यूमोकोनियोसिस है। तो क्या होता है भाई, किससे क्या होता है? तो क्लोरोमाइसेटिन क्या किससे क्या क्या होता है ये बताना है, किससे क्या होता है। तो क्लोरोमाइसेटिन जो है टाइफाइड नाशी है, ठीक है, टाइफाइड नाशी है। क्रिस्टल वायलेट क्या है? क्रिस्टल वायलेट जो है प्रतिरोधी है। कला ये खंज जो है, कलाय खंज क्या है? तो खेसारी दाल से होता है कलाय खंज। नीमोकोनियोसिस कैसा है? तो कोयला खनन में निकलता है नीमोकोनियोसिस, फेफड़े की बीमारी है। 3 2 1 4 1 सही है, 3 2 सॉरी 2 3 4 1 2 3 4 1 जो है इसका सी वाला जो उत्तर है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विटामिन डी को हार्मोन का माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन कब से माना जाने लगा? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, सही है पहला ये वाला। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, तो ये बात सही है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है, ये संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है इसको। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसको इसको हार्मोन भी माना जाता है। सीधे से दोनों ही कथन सही है। अगला है कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिसके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो है यकृत लीवर प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है ये मूंगफली में जो भी फफूंदियां लगती हैं उनसे फैलता है, ठीक है, विषाक्त बना देते हैं ये, तो उसे लीवर में दिक्कत होती है। अगला ये जो है फंगल है, फंगी जो दिखते हैं आपको मूंगफली वगैरह में दिखा लगा रहता है, उसको बहुत ज़्यादा सेवन करने से दिक्कत हो सकती है। अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय किया था? तो महारत्न का दर्जा देने का निर्णय 2010 में किया गया था, डी से 2010 में किया गया था। अगला है केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन, केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किन मंत्रालयों से संबंधित है? तो नगर विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो किससे संबंधित है? तो नगर विकास मंत्रालय से है, रक्षा मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से। 1 3 4 है, 2 नहीं है, वित्त मंत्रालय से नहीं है, और 1 3 4 है। तो नगर निगम, नगर विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जिसको कंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं, गृह मंत्रालय, संघीय क्षेत्र, नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है भाई, ठीक है। अगला है निम्नलिखित बताना कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट 2003 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य क्या है? तो राजकोषीय लाभ हासिल करना, राजकोषीय घाटा समाप्त करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, राजकोषीय घाटा समाप्त करना। तो राजकोषीय लाभ हासिल करना क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब राजकोषीय घाटा को समाप्त करना है। इसका उद्देश्य था कि राजकोषीय घाटा कैसे समाप्त किया जाए, उसी के लिए बना था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, FRBM एक्ट जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का परसेंटेज भारत की ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है? तो किसमें शिशु जनसंख्या जो है का परसेंटेज है भारत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो केरल है, पंजाब है, हरियाणा है, इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे जो है कम केरल में है, ये सही है, ठीक है। तो शिशु जनसंख्या परसेंटेज जो है इस प्रकार है, तो केरल में 10.4% है, पंजाब में 12% है, हरियाणा में 13% है। हरियाणा सबसे कम केरल में है। अगला जल परिवहन के संदर्भ में इन कथनों में से क्या सत्य है? तो भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्ग है, तो पहला सही है। दूसरा कि बकिंगम नहर भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है, तो बकिंगम नहर जो है सबसे बड़ी जो है नहर है, ये बात सही है। तो बकिंगम नहर 640 किलोमीटर की आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, भारत की सबसे बड़ी ये जो है नौगम्य नदी है, नहर है, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है, 1 2 दोनों ही सत्य हैं इसमें। अगला है अमरकंटक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? अमरकंटक जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो महादेव है, मैकाल है, सतपुड़ा है, बिंद है। तो अमरकंटक जो है वो मैकाल श्रेणी का है, ठीक है, मैकाल है, बी सही है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी का जो है सबसे बड़ा ऊंची पहाड़ी है। अगला है सतपुड़ा, नहीं इसी में देखते हैं, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा महादेव एवं मैकाल पहाड़ी में फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अमरकंटक चोटी मैकाल पहाड़ी पर स्थित है, तो बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? तो बालाघाट पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। तो कौन सा जो है महाराष्ट्र में नहीं है? तो मैकाल पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है, मैकाल जो है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, डी आंसर सही है, मैकाल छत्तीसगढ़ में है। अगला है निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाने की संभावना है?
तो वार्षिक तापांतर जो सबसे अधिक समुद्री क्षेत्र ज़्यादा कवर करता होगा उसका तापांतर जो है सबसे कम पाया जाने की संभावना होगी इसमें। ठीक है, तो भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर में नहीं होगा, मुंबई भी थोड़ा अंदर तो है, कोच्चि जो है इसका जो है सर्वाधिक कम होगा तापांतर। ठीक है, डी आंसर सही है, कोच्चि का सर्वाधिक कम होगा। तो जो स्थान समुद्री एवं भूमध्य रेखा के जितने निकट होता है तापांतर उतना ही कम होता है। तो दो कंडीशन है, भूमध्य रेखा के पास में हो और समुद्री जो तटरेखा या समुद्री जो रेखा है वहाँ के आसपास हो। तो कुछ तो समुद्र किनारे अवस्थित तो सभी हैं, परंतु भूमध्य रेखा के जो सर्वाधिक निकट होगा, जिसमें कोच्चि सर्वाधिक निकट है, तो उसका तापांतर इसीलिए सबसे कम है। सभी तो फैले हुए हैं वहाँ पे समुद्र के किनारे, जितने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, मगर यहाँ पे कोच्चि जो है सबसे 0 डिग्री सबसे नजदीक है, तो इसी वजह से कोच्चि होगा। 111वां क्वेश्चन है कि फसलें हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो क्या कहते हैं उसको? तो फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो बरानी कृषि, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि, इनमें से कोई नहीं, तो बरानी कृषि कहते हैं, ये सबसे बरानी कृषि। ठीक है, अगला है 112 नंबर क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो अगर ग्रीन प्रभाव वाली गैसें ना हो तो औसत जो तापमान पृथ्वी का होगा वो कितना होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -18 डिग्री हो जाएगा। अगर गैसें नहीं रहेंगी, ग्रीन हाउस गैसें अगर पृथ्वी पर नहीं है तो -18 डिग्री टेम्परेचर रहेगा हमेशा धरती पे। गलत सुमेलित है इसमें, कौन सा गलत है? राज तरंगिनी जो है कल्याण की है, हर्षचरित की हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन है। विक्रमादेवचरित जो है बिल्हण की है, रघुवंशम कालिदास की है, तो बिल्हण वाली जो है सही है। हर्षचरित जो हर्षवर्धन की नहीं है, हर्षचरित जो है किसकी है? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है, बाणभट्ट ने की, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बाणभट्ट है, इसका बी वाला गड़बड़ हो गया है, ए वाला गड़बड़ है। अगला द जेंटू कोड, काफी इंपॉर्टेंट है। द जेंटू कोड निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है? तो ये मनुस्मृति का, बी सही है, मनुस्मृति का जो है इंग्लिश में अनुवाद द जेंटू कोड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है निम्नलिखित में से फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है किसको? तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूर्णा पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो फलक संस्कृति जो है जिसको मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति कहा जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बी आंसर सही है। तो मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति के नाम जाना जाता है। यह जो है 50,000 से लेके 40,000 ईसा पूर्व के बीच का काल है। इसमें जो क्या हुआ था कि नामकरण उस समय की पहाड़ियों के बने विविध प्रकार के जो फलक, बेदनी, छेदनी, खुरचुनी जैसे औजारों की प्रधानता के कारण इसको दिया गया, जो क्वार्टज के साथ साथ चर्ट, जेस्पर आदि के पत्थरों के बने होते थे। नेवासा इस काल की संस्कृति का प्रमुख स्थल है, जो डिडवाना, भीमबेटका, नर्मदा घाटी आदि भी स्थल है इसमें। तो मगर इसका जो नेवासा है वो काफी महत्वपूर्ण स्थल है इस समय का, मध्य पूरा पाषाण काल। अगला है निम्नलिखित दोनों विचार करना है। तो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखला है, की स्टोन प्रजाति तंत्र है, परितंत्र है। तो परिस्थितिकी तंत्र होता है, प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई परिस्थितिकी तंत्र है, डी आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला है लोक नृत्य हैं और राज्य हैं। तो यक्षगान कर्नाटक का सही है, छऊ नृत्य उत्तराखंड का नहीं है, बिहू केरल का नहीं है, मुखौटा जो है नागालैंड का नहीं है। तो केवल एक ही सही है, ए वाला। यक्षगान जो है कर्नाटक का है। ठीक है, छऊ नृत्य झारखंड का है, झारखंड। बिहू जो है असम का है, मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल का। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर सही था, यही बस एक ही सही सुमेलित है इसमें। अगला है भी कथनों विचार करना है कौन सा सही है बताना है हमको। तो धान है, जैव उर्वरक कौन सा है धान में? तो अजोला है। ठीक है, तिलहन में एजोटोबैक्टर है नहीं, दलहन में राइजोबियम में ठीक है, सभी सुमेलित हैं। तो तिलहन में राइजोबैक्टर आता है क्या? तिलहन में राइजोबैक्टर आता है कि नहीं आता है ये बताइए हमको। तिलहन का जो है राइजोबैक्टर आता है, सही है भी, सभी सुमेलित हैं, डी आंसर सही है इसका। तो धान में अजोला जो है एक तरह का जैव उर्वरक है, तिलहन में एजेटोबैक्टर है, दलहन में राइजोबियम है, राइजोबियम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, सभी कथन सत्य सुमेलित हैं इसमें। ठीक है, धान की फसल में प्रयोग होने वाले जैव उर्वरक में नील, हरित, शैवाल और एजोला आते हैं। ठीक है, नगदी फसलें जैसे तिलहन हो गया, सब्जियों के प्रयोग में आने वाला जैव उर्वरक है एजोटोबैक्टर है। ठीक है, सूर्यमुखी, बाजरा में प्रयोग होने वाला जैव उर्वरक एजोस्पाइरिलम है। ठीक है, दलहनी फसल में राइजोबियम है, सभी जानते हैं। अगला निम्नलिखित कथनों विचार करना है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश कौन सा नहीं है इसमें? अजरबैजान है, इजराइल है, साइप्रस है, लेबनान है। इजराइल, साइप्रस और लेबनान जो है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले हैं, अजरबैजान नहीं है, ये सही, अजरबैजान नहीं है। तो भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित होने वाले जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। इस प्रकार की जलवायु में जो ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है तथा वर्षा ऋतु में होती है, वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है। इस जलवायु का विस्तार जो है 30 डिग्री
डिग्री के अक्षांशों के मध्य स्थित है। ठीक है। एशियाई देश में इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अजरबैजान इसमें सम्मिलित नहीं है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सही है। तो गोमती नदी गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। ठीक है। राप्ती नदी गोरखपुर में घाघरा नदी से मिलती है। तो ये भी बात सही है। राप्ती नदी गोरखपुर में घाघरा से नहीं, ये नहीं सही है। ठीक है। तो जो राप्ती नदी है देवरिया के पास मिलती है। ठीक है। देवरिया के साथ ये गलत हो गया, तो केवल एक ही सही है। देवरिया के पास ये जो है घाघरा से मिलती हैं। ठीक है। तो राप्ती नदी देवरिया के पास में, बराज है, बराज के पास एक घाघरा नदी से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। राप्ती नदी के उत्तर की ओर रोहिणी नदी आकर इसमें मिलती है, जो कि मुख्य सहायक नदी है। रोहिणी नदी किसी सहायक नदी है? तो राप्ती की है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान, सॉरी, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तिथि प्रदान की है। ठीक है। तो पहला सही है। कारण है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और लाभकारी परिवर्तन उसकी नियुक्तियों के पश्चात नहीं किया जा सकता। तो दोनों ही सत्य हैं इसमें। ये आंसर सही है, दोनों सत्य हैं और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि हॉकी स्टिक व क्रिकेट के स्टंप बनाने के लिए प्रयुक्त शहतूत की लकड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शहतूत की लकड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? तो सेलिक्स अल्बा नहीं है, मैलिक्स अल्बा भी नहीं है, मोरस अल्बा है। ठीक है। सी आंसर सही है। मोरस अल्बा इसका नाम है। शहतूत की लकड़ी का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है, मोरस अल्बा। अगला कि हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो हम्पी की खोज किसने की थी? विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर रियास, जेम्स प्रिंसेप, कॉलोनी मैकेंजी। तो किसने की थी? तो कॉलोनी मैकेंजी ने की थी। डी आंसर इसका सही। कॉलोनी मैकेंजी ने हम्पी को खोजा था। हम्पी कर्नाटक में है। नूरेक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो नूरेक बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है भाई? तो बक्स नदी, डिक्सेंस नदी, फेदर नदी, कुरुवे नदी। तो बक्स नदी पे नूरेक बांध है। ये आंसर सही है। बक्स नदी, बक्स, ये जो है ताजिकिस्तान में है। बक्स नदी जो है ताजिकिस्तान में, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? जैविक क्रिया लगे क्षोभ मंडल है। डी आंसर सही है। जैविक क्रियाओं के लिए क्षोभ मंडल है, याद रखिएगा। अगला है 126 नंबर का कि भूदान आंदोलन के अंतर्गत विनोबा भावे को प्रथम भू अनुदान निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला था? तो नदिया में नहीं मिला था, पोचमपल्ली में मिला था इनको। बी आंसर से पोचमपल्ली में मिला था, जो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली गांव है, वहीं भी मिला था इनको। अगला है वन ओज कितने ग्राम के बराबर होता है? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन ओज जो है, जो डाइट वाले आदमी होंगे वो समझे होंगे, जो ऑनलाइन होगा डाइट सर्च करते हैं तो ओज आ जाता है। ओजेड कितने के बराबर होता है भाई? तो 28.35 ग्राम को एक ओज कहते हैं। पहला सही है इसमें। 28.35 ग्राम को एक ओज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है? तो नियम 388। तो सदन में सारे नियमों को किनारे कर किसी भी विषय पर चर्चा करना सही है। नियम 377 लोक मत एवं निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामला। नियम 184 जनहित मामले पर बहस एवं मतदान, ये भी सही है। नियम 115 अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस। तो नियम 115 में सदस्य जो है, इसमें क्या होता है कि अन्य सदस्य जो है मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने या आपत्ति दर्ज करने का अधिकार इनको प्रदान किया जाता है इसमें। तो जो भी मंत्री को अपना बयान देता है या भाषण देता है या कोई भी शब्द किसी प्रश्न के बारे में उसकी जानकारी देता है, किसी टॉपिक पर जानकारी देता है, तो जो भी उसकी गलतियां हैं या आपत्ति दर्ज करनी है हमको, तो नियम 115 के तहत दर्ज कर सकते हैं। बाकी जो नियम है 338, नियम 377, 184, जो भी मामला लिखा हुआ है तीनों सब सही है। नियम 115 गड़बड़ है, इसमें आपत्ति दर्ज की जाती है मंत्री या किसी भी सदस्य के आंसर पे। निम्नलिखित कथनों में बताना है कि नवीन प्रौद्योगिकी का चयन करें और माध्यम से हम खाद्य पदार्थ के कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। तो वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, नो टिल फार्मिंग कर सकते हैं, परिशुद्धता किण्वन, आहार के आदतों में बदलाव कर सकते हैं भी। तो जो है इससे हम जो है डी आंसर सही है। 130 का 129 का डी आंसर सही है कि जो है ये चारों को हम अपना के जो अपना कार्बन फुटप्रिंट है, ठीक है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये चारों है। वर्टिकल फार्मिंग से क्या होता है? भूमि का कम यूज होता है। नो टिल फार्मिंग मतलब जो बिना जोताई से जो खेती की जाती है उससे जो होता है उससे फायदा होता है। परिशुद्धता किण्वन से भी फायदा होता है। और इनसे क्या होता है? इन सबों से जो कार्बन जो है मुक्त नहीं होता जाता बाहर। तो ये जो है एक अच्छी है पदचिह्न, कार्बन फुटप्रिंट कम होता है इससे। तो सभी हैं। अगला है इसमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से निम्नलिखित में से किन किन का उत्सर्जन होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड का, पार्टिकुलेट मैटर का, पारा का। सभी का होता है। डी आंसर सभी का इसमें निर्मित होता है।
इसके अतिरिक्त जो है पर्टिकुलेट मैटर में पारा, कैडमियम, सीसा जैसे तत्व भी उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन में उत्सर्जित गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है। इसके अलावा जो है पर्टिकुलेट मैटर में पारा, कैडमियम, सीसा ये सब निकलता है। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। अगला है कि जुलाई 2025 में वर्षा देश पांडे को निम्नलिखित में से किस एक पुरस्कार से सम्मान दिया गया है? तो वर्षा देश पांडे को इनको दिया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से नियमित किया। ये आंसर सही है। ठीक है। पहली भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं जो तथा महाराष्ट्र स्थित दलित महिला विकास मंडल का संस्थापक भी हैं। तो वर्षा देश पांडे जो है संयुक्त राष्ट्र 2000 जनसंख्या 2000 पुरस्कार 25 मिला है इनको। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है और भारत की पहली ऐसी महिला है जिनको ये मिला है और ये महाराष्ट्र के स्थित दलित महिला विकास मंडल के संस्थापक भी हैं भाई। अगला क्वेश्चन है इसमें कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि जुलाई 2025 में केरल सरकार द्वारा भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो पहला गलत है। एक्वाटिक पार्क जो है असम में बना है। ठीक है, एक एक्वाटिक पार्क जो है असम में बना है, केरल में नहीं, मतलब असम है ये। कारण है इसका उद्देश्य राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने तथा युवाओं के लिए आय के नए अवसर पैदा करना है। तो डी आंसर सही है इसका। एक गलत है, आर सही है इसका। उद्देश्य जो लिखा है वही है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जुलाई 2025 में आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो 133 नंबर क्वेश्चन है, पहला सही है। दूसरा है ये वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली है। तो दोनों ही कथन सही है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, आस्था पुनिया वहीं की रहने वाली हैं और उनको जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। जुलाई 2025 में वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अलबामा यूएसए में हुआ है। अलबामा यूएसए, बी आंसर सही है, अलबामा यूएसए में हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से बताना है कि जुलाई 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बना है? तो यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूक्रेन, बुल्गारिया। तो बुल्गारिया बना है, बी आंसर। बुल्गारिया जो है इसमें शामिल होने वाला 21वां देश बन गया है। 1 जनवरी 2026 से यूरो का आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना सकेगा ये। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना सकेगा 1 जनवरी 2026 से। अगला है जुलाई 2025 में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पुरुष एकल का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने जीता है। इसका जो है पहला जो है कथन सही है। तो पुरुष एकल खिताब जो है इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का इटली के जैनिक सिनर ने जीता है। दूसरा है कि महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक पोलैंड की ने जीता है। तो दोनों सत्य है इसमें, सी आंसर है, दोनों ही सत्य है इसका। अगला है जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय यूनिफाइड पेमेंट को स्वीकार करने वाला पहला कैरेबियाई क्षेत्र बन गया है? पहला कैरेबियाई क्षेत्र कौन बन गया है जो कि यूपीआई को एक्सेप्ट किया है? वो कौन सा देश बना है भैया? तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो, त्रिनिदाद एवं टोबैगो बना है, ये आंसर सही है, त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 29 जुलाई 2025 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था, ये बात सही है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुए बाघ सम्मेलन में प्रति वर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। तो 29 जुलाई 2025 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, सही है। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, डरबन में सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा भी यहाँ पे हुई थी जो कि बाघ संरक्षण से संबंधित थी, बाघ संरक्षण से संबंधित थी। तो ये गलत हो गया। दूसरा तो केवल एक ही सत्य इसमें, ए वाला, वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, डरबन में नहीं। अगला है जुलाई 2025 के अंतर्गत बुकर पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेंट अवार्ड 2025, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की विजेता एवं प्रसिद्ध भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार किस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद के लिए मिला था? हॉट लैम्प है, वंस एलिफेंट लिव हियर, टॉम्ब ऑफ सैंड, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए इनको मिला है? तो वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, बी आंसर सही है इसका। इसी के लिए इनको मिला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री को मिला है। अगला इसमें 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया अकाउंट से प्रतिबंधित कर दिया? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है। तो किससे बंद किया है भाई? तो यूट्यूब से बंद कर दिया, डी आंसर है, यूट्यूब से बंद कर दिया उसको। जुलाई 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है? तो भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है? वो कौन है भाई? तो बांग्लादेश ने जारी किया, बी आंसर सही है, बांग्लादेश ने ये जारी किया है। ठीक है, अगला है पेन पिंटजर प्राइज 2025 के बारे में क्या सही है?
तो जुलाई 2025 में यह पुरस्कार सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अम्बुलेला को प्रदान किया गया। सत्य यही है। दूसरा है कि वर्ष 2024 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका अरुंधति राय को प्रदान किया गया था। दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही है। पेन पिंटजर जो पिंटर प्राइज है वो 2025 का सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला को प्रदान किया गया है, और 2024 का यह पुरस्कार जो है भारतीय लेखिका अरुंधति राय को दिया गया था। दोनों ही कथन सही हैं। अगला है 2025 के केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित शरावती बैक वाटर पर भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट सिंगल टूर पुल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया यही बताना है हमको। तो यह है कर्नाटक में, भी सही है। कर्नाटक में शरावती बैक वाटर पर, तो शरावती नदी वही कर्नाटक में बहती है, तो उसी पे ये पुल बना है, याद रखिएगा। बी आंसर सही है इसका। तो भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट सिंगदुल पुल का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन किया? डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन जो किया गया है सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो सिक्किम ने किया है। सिक्किम राज्य ने भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन किया है। अगला है कि जुलाई 2025 में बी सरोजा देवी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो राजनीति से नहीं, लोक नृत्य से नहीं, अभिनय से नहीं, वो सितार वादन संबंधित थी। बी आंसर सही है। बी आंसर सही है। बी सरोजा देवी का निधन जो हो गया वो अभिनय क्षेत्र से, सितार वादन से नहीं, अभिनय क्षेत्र से संबंधित है भाई। डी आंसर सही है, अभिनय क्षेत्र से। सॉरी, इसके लिए सितार वादन नहीं था, अभिनय था। तो बी जो सरोजा देवी का निधन हुआ है वो अभिनय से संबंधित थी। डी आंसर सही है, अभिनय क्षेत्र से संबंधित थी। इन्होंने कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है। तो बी सरोजा देवी को कन्नड़ मूवी का कन्नड़ सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का अनुमोदन कितने वर्ष के लिए किया गया? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जो है कितने वर्षों के लिए किया गया भाई? तो 6 वर्षों के लिए किया गया। बी आंसर सही है। तो जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने धन धान्य कृषि योजना का अनुमोदन किया था 6 वर्षों के लिए। इस योजना का तहत देश भर में 100 जिलों को चयन किया जाएगा। देश भर के 100 जिलों को इसमें जो है चयन किया जाएगा देश के। अगला है जुलाई 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में किया गया है। तो असत्य है पहला। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। इसमें विश्व के नवीनतम पूर्ण सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने भाग लिया। ठीक है, पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। बी आंसर सही है। तो नवीनतम सदस्य इंडोनेशिया ने भाग लिया है, ब्राजीलिया में नहीं हुआ है, रियो डी जेनेरियो में हुआ है। अगला है इसमें व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्तियां हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति हैं उनकी नियुक्तियां हैं। तो पराग जैन जो है राव के प्रमुख बने हैं भाई साहब। जयंत कदम जो है कार्यकारी निदेशक सेबी के बने हैं। जोनिफर गिरलिंग्स सिमंस क्या बनी है भाई? तो सूरी नाम की पहली जो है ये राष्ट्रपति बनी है। तो 2 हो गया। और केशव चंद्रन क्या बने हैं भाई? तो कार्यकारी निदेशक आरबीआई के बने हैं। 4 हो गया। 3 1 2 4 सही है। 3 1 2 4 इसका ए वाला जो आंसर है यही सही है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है इसमें कि जुलाई 2025 में कौन से देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को आधिकारिक सदस्य बने हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन कौन बन गए हैं भाई? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने। ठीक है, ए आंसर सही है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए आधिकारिक सदस्य बने हैं। जुलाई 2025 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? नामीबिया, ब्राजील है, त्रिनिदाद टोबैगो है, घाना है। तो ब्राजील की यात्रा पे थे। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस इनको सम्मानित किया गया है। इनका बी आंसर सही है मोदी जी को। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में किसी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।